अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। फ्लूइड डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है बर्नौलीज थ्योरम की रिमेनिंग एप्लीकेशंस। सर कौन कौन सी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बच्चे? एक तो वेंचुरी रिलेशन है, जिसे आप वेंचुरी मीटर या फ्लो मीटर के नाम से भी जानते हो, उसे पढ़ेंगे, ड्राइव करेंगे, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारा एटोमाइजर होता है, एटोमाइजर क्या होता है? वो जो आपका फुसफुस वाला स्प्रे होता है, जिसमें ऐसे एयर बॉल दी हुई होती है पीछे, जिसे आप प्रेस करते हो तो अगर परफ्यूम है तो अंदर से परफ्यूम निकल के आता है, या पानी भरा हुआ है तो पानी निकल के आता है। साथ ही साथ आपका फिल्टर पंप कैसे काम करता है, जो किसी जगह में वैक्यूम क्रिएट करता है या एयर सक्शन पंप के तौर पे काम कर रहा होता है, वो कैसे काम करता है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपने कभी चिमनी देखी होगी, जब हम सिंध से पंजाब की तरफ सफ़र करते हैं तो रास्ते में बहुत सारे ईंटें बनाने वाले भट्टे दिखाई देते हैं हमें, जहाँ पे लाल ईंटें बनती हैं ना, तो वहाँ आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चिमनियाँ होती हैं। उससे क्या होता है, स्मोक निकल रही होती है या गर्म हवा बाहर निकल रही होती है। तो वो काम कैसे करती है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ आपके पास जो एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज़, वो जब हवा में उड़ता है तो कैसे उसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से बनाया जाता है कि बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू नीचे वाला प्रेशर फोर्स ज़्यादा होती है, ऊपर वाला प्रेशर और फोर्स क्या होता है, कम होती है, और वो एयर बॉन्ड रहता है। एयर बॉन्ड मतलब हवा में स्टिल रहता है। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, इसलिए मैंने वीडियो में टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया है। आपने जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन देखनी हो डायरेक्टली वहां पे जाओ तो वही एप्लीकेशन आपको नजर आ रही होगी। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे पहली एप्लीकेशन जो है वो वेंचुरी मीटर है। वेंचुरी मीटर पर जाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको रिवाइज करा दूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन को लेके। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर 5-6 के अंदर ये सारी बातें। ठीक है, अच्छा मान लो बच्चे हमारे पास ये कोई एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है। ठीक है, ये मेरे पास एक कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला क्या आ गया, पाइप आ गया भैया। ठीक है, और इसमें से हमारे पास क्या है, बड़े मजे से लिक्विड फ्लो कर रहा है। कोई भी फ्लूइड हो सकता है जो क्या करता हुआ जा रहा है, ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है, एक एंड से दाखिल होता है और दूसरे एंड से क्या होता है, निकलता है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि अगर आप यहां पे डिफरेंट क्रॉस सेक्शन कंसीडर करोगे, ठीक है, तो आपके पास हर क्रॉस सेक्शन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है या फ्लूइड है वो एक बराबर रहेगा। यानी कि यूनिट टाइम में जितना फ्लूइड इस क्रॉस सेक्शन से जाएगा, यूनिट टाइम में उतना ही फ्लूइड अगले क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, आगे जाएगा। यानी कि इसे हम यूं कहते थे, A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2, और प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी मेरा बेटा क्या कहलाता है, डेल्टा V डिवाइडेड बाय T। और ये जो V है ये बेसिकली क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। क्या कहती थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि जितना फ्लूइड यूनिट टाइम में यहां से क्रॉस करेगा उतना फ्लूइड यूनिट टाइम में यहां से क्रॉस करेगा। यानी कि हर सेकंड में जो मीटर क्यूब ऑफ द फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो हर क्रॉस सेक्शन से कैसा रहेगा, एक बराबर। अगर एक सेकंड में 10 मीटर क्यूब यहां से आगे गया तो एक सेकंड में 10 मीटर क्यूब यहां से आगे जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फिर हमारे पास एक साहब आए जिनका नाम था बर्नौली। उन्होंने एक और बात करी, उन्होंने कहा कि भाई अगर ये एक डायनामिक फ्लूइड है, बहता हुआ फ्लूइड है, यहां पे आप 2 पॉइंट कंसीडर कर लो, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। तो इन्होंने कहा कि फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर हर पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड की टोटल एनर्जी होती है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों की टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। इन दोनों पॉइंट्स पे फ्लूइड की टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ये बातें हम पढ़ चुके हैं सारी। और जो फ्लूइड के पास एनर्जी होती है वो 3 तरह की होती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि ए पॉइंट पे आप फ्लूइड की ये तीनों एनर्जीज निकालें, बी पॉइंट पे आप फ्लूइड की यही तीनों एनर्जीज निकालें तो ये कांस्टेंट रहेंगी। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि ये सारी बातें हम कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड को लेके। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो इनकंप्रेसिबल हो, इररोटेशनल हो, नॉन विस्कस हो, स्टेडी लेमिनार फ्लो कर रहा हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भैया, चलो इतनी बात जहन में रखते हुए चलते हैं और अपनी पहली एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेंचुरी मीटर या वेंचुरी रिलेशन। ठीक है भैया, चलो
सर वेंचुरी मीटर होता क्या है? भैया वेंचुरी मीटर हमारे पास होता है फ्लो मीटर। सर क्या मतलब फ्लो मीटर? बच्चे आपके पास किसी भी पाइप में से अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वेंचुरी मीटर आपको यह बताता है कि 1 सेकेंड में कितना मीटर क्यूब फ्लूइड यहां से गुजरा। 1 सेकेंड में कितना मीटर क्यूब फ्लूइड यहां से गुजरा, 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लूइड का यहां से गुजरा, वो यहां से आता है। ठीक है, तो वेंचुरी रिलेशन क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कंसीडर कर लो कि आपके पास एक ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है और इसमें से क्या हो रहा है भैया जी, फ्लूइड फ्लो करता हुआ बड़े मजे से जा रहा हैगा। ठीक है, चलो ये हमने 2 कैपिलरी ट्यूब बना ली। सर ये क्यों बनाई है? अरे भैया अभी सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अभी सब हो जाएगा। ये मान लो भैया हमारे पास ऐसे पाइप है। अच्छा ये बहुत बारीक सी ट्यूब्स हैं, ये ऐसे देखने में बड़ी लग रही हैं, बहुत पतली सी हैं, बिल्कुल बारीक सी हैं। ठीक है, और हमारा जो फ्लूइड है ना भैया वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से ऐसे आया और ऐसे 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 फ्लो करता हुआ यहाँ से निकल गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा फ्लूइड आया और ये ऐसे 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 फ्लो करता हुआ निकल गया। फिर हमारे पास यहाँ से भी एक फ्लूइड आ रहा है, ये जा रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड जो है ना मस्त अंदाज में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप नोट करो, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है पॉइंट ए, एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया मेरा बेटा मैंने पॉइंट बी। अब अगर मैं 2 पॉइंट्स की बात करता हूं, जरा क्रॉस सेक्शन को देखो। यहां पे जो क्रॉस सेक्शन है वो ये है जहां से फ्लूइड गुजर के आ रहा है। यहां पे क्रॉस सेक्शन मेरे बच्चे ये है। इस क्रॉस सेक्शन को मैंने नाम दिया A1, इसको नाम दिया A2 का। क्या ख्याल है, A1 A2 बराबर है या अलग अलग है? सर नजर आ रहा है हमें वाज़ेह तौर पे कि यहां पे पाइप चौड़ा है, वाइडर है, तो यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, ज्यादा है। यहां पे पाइप थिन हो रहा है, नैरो हो रहा है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। एज पर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन ऑर्डर टू कंजर्व द फ्लो रेट, आपके पास जो वेलोसिटी है उसका एरिया के साथ रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। क्या मतलब, समझना बात को, कॉन्सेप्ट को फील करना। 1 सेकेंड में जितना वॉल्यूम यहां से फ्लो करेगा, 1 सेकेंड में उतना ही वॉल्यूम यहां से फ्लो करना है, क्योंकि हमारा आइडियल फ्लूइड है। इन दोनों के दरमियान में कहीं पे फ्लूइड जमा नहीं हो सकता, कंप्रेस नहीं हो सकता, साइड से कहीं नहीं निकल रहा। तो जो फ्लूइड यहां से गुजरेगा, सर यहां से तो निकल सकता है, उस पर भी आते हैं, मान लो अभी ये है ही नहीं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो फ्लूइड यहां से निकलेगा उससे यहां से जाना है, तो ये एक बड़ी जगह है, बड़ा दरवाजा है, बड़ा एरिया है, तो यहां पे आहिस्ता आहिस्ता भी फ्लूइड गुजरेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन ये छोटी जगह है, 1 सेकंड में यहां से 1 किलो फ्लूइड गुजरा, तो अगर उसी 1 सेकंड में 1 किलो को यहां से आगे जाना है तो यहां पे फ्लूइड के पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, तेज होगी। तो हमें यह समझ में आ गया कि इस जगह पे हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा है और यहां पे हमारे पास वेलोसिटी कम है। समझ आती है बात की? चलो गुड है। अब अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता हूं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, तो मैं कहूंगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए पॉइंट, potential energy per unit volume at A point, kinetic energy per unit volume at A point should be equal to the sum of these 3 energies at point B। ठीक है, तो भाई साहब मैंने यही बात यहां पे जो बोल रहा था वो लिख दी। ये हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको एक बात तो नजर आ रही है कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों सर? अरे भैया मान लो यहां कहीं पे आपके पास आपका रेफरेंस लाइन है विच इज ग्राउंड, तो ग्राउंड से जिस हाइट पे आपका पॉइंट बी है, ग्राउंड से उसी हाइट पे आपका पॉइंट ए है। बोल भाई हाँ या ना? तो भाई जो फ्लूइड पार्टिकल यहां है और जो यहां है, इन दोनों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ग्राउंड से दोनों एक ही एलिवेशन के ऊपर है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब जो चीज आपके पास बचती है वो है प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इनका जो सम है दिस शुड बी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। बोल भाई हाँ या ना? और आपने ये भी देख लिया कि बी पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम है, तो यहां पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे भैया वेलोसिटी ज्यादा है इस पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पे वेलोसिटी कम है ए पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो क्या यह बात हजम होती है कि यहां काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा ताकि सम यहां से मैच कर जाए, और यहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिसाल से समझते हैं, मान लेते हैं कि भाई साहब ये जो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है ना, गौर से सुनना,
मिसाल से समझना, इनका जो सम है ना वो मिसाल के तौर पे 10 के बराबर है। सम कितना है? 10 के बराबर है। यानी कि समझना गौर से, इस पॉइंट पे जो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी उनको जोड़ेंगे तो 10 आंसर आएगा। तो यहां पे भी 10 ही आंसर आएगा। अबे यही तो बर्नौली का इक्वेशन है कि हर पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यहां 10 है तो यहां भी 10, यहां भी 10, हर जगह 10 10 10 चलेगी। मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। तो भाई साहब अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम है, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी है 2, तो भाई प्रेशर एनर्जी कितनी होगी? 8 होगी, तभी तो सम 10 के बराबर होगा। भाई साहब ये भी 10 होगा, अगर पीछे ए पॉइंट पे 10 था तो ये भी 10 होगा। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी है 7, तो प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यही बता रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी देखो बढ़ रही है ए से बी पे आते हुए, और प्रेशर एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। पढ़ समझ में आ रहा है? यानी कि प्रेशर आपका ए पे ज्यादा है और प्रेशर आपका बी पे क्या है? कम है। इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है। क्या ये बात हजम हो गई यहां से? पॉइंट समझ में आ रहा है? एक पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है, एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है? कम है। अब वेंचुरी रिलेशन का आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा था, तो ये जो इक्वेशन है ना भाई, इसे कहते हैं वेंचुरी रिलेशन। अभी आगे डेरिवेशन भी करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता। वेंचुरी रिलेशन है क्या? वेंचुरी रिलेशन ये, अगर एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बहता हुआ जा रहा है, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के रिलेशन को हम लोग कहते हैं वेंचुरी रिलेशन। गौर से देखो, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के पाइप में से अगर फ्लूइड फ्लो करता हुआ जा रहा है तो डिफरेंट पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी का जो रिलेशन होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। इसकी मदद से करते क्या है? इसकी मदद से वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट निकालते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालते हैं, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है वो मालूम करते हैं, इसीलिए इसे फ्लो मीटर कहते हैं। सही हो गया। अब ये क्या लगा हुआ है भाई? ये आपके पास कैपिलरी ट्यूब है, बहुत बारीक सी ट्यूब्स होती हैं। आपने क्लास 9 में एक्सपेरिमेंट करते हुए पिपेट इस्तेमाल किया होगा, वो जिससे आप एसिड खींचा करते थे, याद आ रहा है? उससे भी बारीक ट्यूब्स होती हैं आपकी ये कैपिलरी ट्यूब्स, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट करी हुई है और ये ऊपर ओपन टू एयर है। ओपन टू एयर का मतलब है बाहर क्या है? बाहर एटमॉस्फेयर है। अरे भैया हवा है ना बाहर, ठीक है। तो ये ऊपर ओपन टू एयर है। अब समझना जरा, देखो जब मेरे बच्चे यहां से फ्लूइड बहता हुआ आएगा तो यहां पे प्रेशर होने की वजह से ये फ्लूइड थोड़ा 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 ऐसे ऊपर भी राइज कर जाएगा। ये बहुत बारीक ट्यूब्स हैं, समझ लेना इस बात को खूब अच्छे से, बहुत बारीक ट्यूब है ये, ठीक है। यहां पे भी आपका जो फ्लूइड होगा वो कुछ क्या होगा? ऊपर राइज कर जाएगा। अब एक बात क्लियर है, यहां पे फ्लूइड कम राइज करेगा, यहां पे फ्लूइड ज्यादा राइज करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, तो यहां फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा, वो इसको ज्यादा ऊपर ले जाएगा। यहां फ्लूइड का प्रेशर कम, वो इसको ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकेगा, ठीक है। और हमें नजर आ रहा है कि यहां पे इन दोनों के दरमियान में एक हाइट का डिफरेंस होगा, जिसको मेरा बेटा हम स्मॉल h से शो कर रहे होंगे, ठीक है। यहां तक की बात हमें क्लियर होती है अच्छे से। चलो अब इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, गौर से देख लो जल्दी से। चलो अब देखो बच्चे, अच्छे से देखते चलना, साथ साथ कॉन्सेप्ट बनाते जाना। अब भैया हमने जब अपनी बर्नौली इक्वेशन यहां पे अप्लाई करी तो हमें पता चला प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी पॉइंट। सर पोटेंशियल एनर्जी कहां गई? अरे मेरे बच्चे ये दोनों एक ही एलिवेशन पे थे तो वो कैंसिल आउट हो गई। गुड हो गया। अब अगर मैं पी बी को यहां ले आऊं और दूसरी वाली भाई साहब को वहां ले जाऊं तो प्रेशर एनर्जी एट ए पॉइंट माइनस प्रेशर एनर्जी एट बी पॉइंट। भाई ए का प्रेशर ज्यादा है, बी का प्रेशर कम है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और यहां पे हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए स्क्वायर। वी बी यहां का वैल्यू ज्यादा है, यहां की वेलोसिटी ज्यादा, वहां की कम है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अच्छा भैया अगर मैं इसको पी ए माइनस पी बी को ऐसे लिख लूं, और से देखना, हाफ रो इसको ब्रैकेट में डाल दिया, वी बी स्क्वायर माइनस का वी ए स्क्वायर, तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अगर मैं बच्चे ए और बी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करूं, गौर से सुनना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट यहां है वही एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहां होगा, जो वॉल्यूम फ्लो रेट यहां है वही यहां होगा। अरे भैया वॉल्यूम फ्लो रेट ही तो ए इंटू वी होता है, और क्या होता है? तो ये बनेगा A1
मल्टीप्लाई बाय V1 विल बी इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय V2, यही बनता है। और मैंने जो जहन में रखिएगा, जो ये यहाँ पे जो VB है ना, ये बेसिकली मेरा V2 है, और जो VA है ये बेसिकली मेरा V1 है। देखो यही है, B पॉइंट की वेलोसिटी को V2 कहा हुआ है, A पॉइंट की वेलोसिटी को V1 कहा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहां से क्या करता हूं, अगर मैं यहां से V1 की वेलोसिटी मालूम करता हूं, तो भैया V1 की वेलोसिटी बन जाएगी A2 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय V2। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, यही बनेगी भैया हमारे पास, यही वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। यहां लाके इसको पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, प्रेशर एनर्जी एट A पॉइंट माइनस प्रेशर एनर्जी एट B पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ रो। VB का मतलब क्या हो गया, ये V2 का स्क्वायर माइनस V1 की जगह पे ये V1 की वैल्यू आ जाएगी A2 अपॉन A1 इंटू V2, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो बन जाएगा A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V2 का स्क्वायर। देखो भैया, ये V1 की जगह पे आया तो स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, सब पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं V2 स्क्वायर को भी यहां से कॉमन निकाल लूं तो ये बनता है भाई साहब PA माइनस PB विल बी इक्वल टू हाफ रो। मैंने यहां से V2 स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, बनता है 1 माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर। समझ आ गई? अब कुछ नहीं करना, V2 स्क्वायर को अकेला करना है, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय PA माइनस PB, और रो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जनाब रो, और ये भी भाई साहब भी मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 1 माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर, यही बनता है उठ के हमारे पास, ये बनता है विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो ये पूरी चीज रूट में आ जाएगी और ये खत्म हो जाएगा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आ रही है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी। सर अभी जब आपने ये कौन से पॉइंट की वेलोसिटी आई है, एट पॉइंट बी। सर पॉइंट ए की कैसे निकालेंगे, अभी निकाल लेंगे, वरना V2 आ गई, यहां पे पुट करना, V2 की वैल्यू आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, देखो इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं मेरे बच्चे कुछ, तो ये बन जाएगा V2 विल बी इक्वल टू, मेन चीज जो है ना फॉर्मूले ड्राइव करना नहीं है, उसमें समझना है कि क्या बात हो रही है, 2 इंटू PA माइनस PB अपॉन में, देखो यहां पे मेरे पास रो आ गया, एलसीएम सेम करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास A1 स्क्वायर, भाई A1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर अपॉन में है A1 स्क्वायर, और ये जब पलटेगा तो ये A1 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया A1 स्क्वायर। A1 स्क्वायर को अगर मैं रूट से बाहर निकाल लूंगा तो मेरे बच्चे ये क्या बनता है, V2 विल बी इक्वल टू A1, क्योंकि A1 के ऊपर स्क्वायर था और रूट से बाहर निकाला तो रूट ने स्क्वायर को मार दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय PA माइनस PB अपॉन में आ रहा है रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर। यहां तक गौर से देख लो, समझ आ गई बात की। अब अगर आपको V1 का वैल्यू चाहिए तो भाई ये V2 का वैल्यू यहां उठा के पुट कर दोगे, जब यहां उठा के V1 का वैल्यू पुट करोगे, A1 से A1 मर जाएगा, V1 का वैल्यू क्या आएगा A2, और ब्रैकेट में वही सब चीज दोबारा आ जाएगी, 2 इंटू PA माइनस PB अपॉन में आ गया भैया रो और A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर। देख लो गौर से, अच्छे से सेम काम हुआ है भाई। इस चीज को उठा के मैंने पूरे को यहां रखा V2 की जगह पे, A1 से A1 मर गया, ये पूरी एक्सप्रेशन आ गई। पॉइंट समझ में आता है? अच्छे से देख लो एक नजर, हमने पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों की वेलोसिटी मालूम कर ली। अब पहला सवाल बच्चे के जहन में आता है, सर आपने कहा था इसका काम है फ्लो मीटर, फ्लो मालूम करना, ये तो आपने वेलोसिटी निकाली है। अब आप याद करो बच्चे, हमने ये बात पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, डेल्टा V बाई टी होता है, और ये V वॉल्यूम वाला है। तो भाई साहब आपको अगर वेलोसिटी पता चल गई तो एरिया तो पता चलाना मुश्किल नहीं है। क्यों भैया, एरिया तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हो, मेन तो फ्लूइड किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वही मुसीबत था, वो आपने मालूम कर लिया। एरिया आपको पता है, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। भाई मान लो आपने यहां से फ्लो रेट निकालना है, तो भाई ये वाली वेलोसिटी आपको पता है, ये रही वेलोसिटी, इसको यहां के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे A1 से। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां की वेलोसिटी ये रही, तो भाई साहब यहां के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आंसर विल रिमेन सेम। अगर मैं आपको करके भी दिखा दूं कि भैया अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको देखते हुए फ्लो रेट मालूम करूं, भाई साहब ये नजर आ रहा है पीछे से, अगर मैं इसको देखते हुए फ्लो रेट मालूम करूं ए पॉइंट पे, गौर से देखना मेरे बच्चे, ए पॉइंट पे अगर मुझे फ्लो रेट मालूम करना है एट पॉइंट ए, देखो गौर से, तो भाई साहब क्या फॉर्मूला है फ्लो रेट का, ए इंटू वी, यही है ना भाई, तो बन जाएगा A1 इंटू V1। तो भाई साहब A1 आ गया एज इट इज, और V1 का ये रहा पूरा एक्सप्रेशन, ये आ गया मेरे पास A2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 PA माइनस PB अपॉन में क्या आ जाएगा भाई साहब
रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर, बन गई ये चीज। अब अगर मुझे यही काम बी पॉइंट पे करना है, इस पॉइंट पे करना है, तो देख लो भाई बी पॉइंट पे फ्लो रेट कैसे आएगा, A2 इंटू V2 से आ जाएगा। तो भाई साहब A2 आया एज इट इज और V2 वो निकाला हुआ मैंने, क्या आ रहा है A1 ब्रैकेट में क्या आ रहा है 2 PA माइनस PB अपॉन में क्या आ रहा है रो A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। आप नोट करो, क्या ये दोनों फ्लो रेट आपके पास एक बराबर आ रहे, चेक करो, और एक बराबर ही आने चाहिए थे। पॉइंट समझ में आ रहा है, एक बराबर ही आने चाहिए थे। अगर एक बराबर नहीं आ रहे तो आपने काम गलत किया है। क्यों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, जो फ्लो रेट यहां है वही यहां, जो यूनिट टाइम में वॉल्यूम इधर से आगे जाएगा वही यूनिट टाइम में वॉल्यूम यहां से आगे जाएगा, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल है, तो वही आ रहा है हमारे पास। पॉइंट समझ में आ गया? सर ये सब आपने ड्राइव तो करा दिया, लेकिन हमारी किताब में इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। मैंने इसीलिए आपको पहले चीजें ड्राइव करा दी, अब आपको आपकी किताब वाली बातें भी बता देता हूं। इतना हिस्सा समझ में आ गया? देखो भैया क्या किया, इस पॉइंट पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करी और सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करिए, कोई नया काम नहीं किया। वही सब उठा के डिवाइड शिवाइड कराया, एलसीएम सेम किया, पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों की मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट करी और फ्लो रेट निकाल के आपको दिखा दिया। ठीक है, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, मैं आपको दिखाता हूं मजीद इसमें अब क्या अजम्पशंस की जाती हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जो हमने ड्राइव किया था ना वो तो मैंने आपके सामने लिख दी है। अब इसके अंदर जरा पहले ना दो चीजें आप जरा देखते चलो यहां पे। देखो भैया जरा समझना यहां पे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर ए और बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो एक बराबर है अलग अलग है, तो आप बोलोगे सर अलग अलग है। हमने बर्नौलीज इक्वेशन से अभी साबित कर लिया कि वो कैसा है, अलग अलग है। दिख रहा है आपको? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये कैपिलरी ट्यूब में, ये कैपिलरी ट्यूब दोनों एक बराबर है, बिल्कुल एक बराबर है, और ये बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ए की कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड ज्यादा राइज किया, बी में कम राइज किया, ऐसा रीजन बताइए क्यों हो रहा है? आप बोलेंगे सर यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो वो लिक्विड को ज्यादा ऊपर ले गया, यहां पे प्रेशर कम है तो वो ऊपर नहीं लेकर गया। मैं कहूंगा इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस पॉइंट पे दोनों का प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लूं तो ये वही प्रेशर डिफरेंस होगा जो यहां पे होगा। सोच के देखो, देखो भैया ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा था, बी पॉइंट पे प्रेशर कम था। सबूत क्या है? ए पॉइंट का कैपिलरी ज्यादा राइज किया, बी पॉइंट पे कैपिलरी कम राइज किया। तो मैंने कहा अगर मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं और अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस निकाल लूं तो भैया ये वही प्रेशर डिफरेंस होगा जो ए और बी पॉइंट पे होगा। जो एक्स्ट्रा प्रेशर है यहां पे वही तो लिक्विड को मजीद आगे लेके जा रहा है। बोल भाई हाँ या ना? ऐसे ही होगा। अब ऊपर से मैंने कहा ये ओपन टू एयर है, इसका मतलब इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो तो हो जाएगा पी नॉट, क्योंकि ऊपर तो हवा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट। इस पॉइंट का प्रेशर हो गया कितना? पी नॉट। यहां का प्रेशर कितना होगा? सोच के देखो, पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। बोल भाई हाँ या ना? बर्नौलीज इक्वेशन में बताई थी ये बात मैंने। एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान में स्टैटिक फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कितना होता है? रो जी एच होता है। सर ये स्टैटिक का, ये तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब की बात चल रही है। जब आपका फ्लूइड एक बार फ्लो करना शुरू कर देगा तो क्या इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी? बिल्कुल भी नहीं। लेमिनार फ्लो की बात हो रही है। लेमिनार फ्लो में हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी रहती है? कांस्टेंट। तो जो स्ट्रीमलाइन का पैटर्न चल रहा होगा वही पैटर्न चलता रहेगा। तो यहां का प्रेशर कांस्टेंट, तो फ्लूइड ने जितना ऊपर जाना था चला गया, अब मजीद ऊपर नहीं जा रहा। तो यहां पे स्टैटिक फ्लूइड की इक्वेशन यूज हो सकती है। पॉइंट समझ में आ गया? तो भाई साहब यहां और यहां का प्रेशर पी नॉट, भाई यहां का प्रेशर पी नॉट है तो ऊपर से अगर मैं एच हाइट नीचे आऊंगा, इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो भाई साहब अगर मैं गौर से देखिएगा, अगर मैं पी ए माइनस पी बी करता हूं तो भाई साहब ये है, देखो ये मालूम करना चाह रहा हूं। इन दोनों को मैं एक ही लेवल पे लाके माइनस कराना चाह रहा हूं। क्यों भाई साहब? इसलिए कि जो यहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर है वही तो इस भाई को ऊपर लेके जा रहा है। तो ए का इस पॉइंट पे क्या प्रेशर है? पी नॉट प्लस रो जी एच, माइनस बी का इस पॉइंट पे क्या प्रेशर है? पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट मर गया, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आ रहा है? रो जी एच आ रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? रो जी एच। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये लिखी मिलेगी, यहां पे पी ए माइनस पी बी जो प्रेशर डिफरेंस था उसकी जगह पे आपको रो जी एच लिखा मिलता है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच ये हाइट का डिफरेंस है। दूसरा, अगर आप कैपिलरी ट्यूब नहीं लगाते तो यहां आप प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगाते हो।
उस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से आपको यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर पता चलता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अभी आपको सवाल दिखाऊंगा, उसमें कई जगह पे वो हाइट का डिफरेंस देगा, कई जगह पे वो आपको डायरेक्ट प्रेशर का डिफरेंस देगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बात ये है, जो हमने इक्वेशन को यहां रिलेट किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई थी, अगर मैं दोबारा अप्लाई करूं तो वो ये थी कि भाई a1v1 विल बी इक्वल टू a2v2। यस यही सेम काम, सारा काम मैंने टॉरिस-इलीस थ्योरम में भी किया था, ठीक है। तो अगर मैं यहां से v1 का वैल्यू निकालूंगा, दिस विल बी a2 डिवाइड बाय a1 मल्टीप्लाई बाय v2। अब और से देखिएगा, आपकी किताब वाले कभी कभार ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि आपके पास ये जो एरिया है, एरिया A1 है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है किसके मुकाबले में, A2 के मुकाबले में। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और वो ऐसा है कि जो वाइडर सेक्शन है वो बहुत वाइड है और जो नैरो सेक्शन है वो बहुत नैरो है। तो A1 यहां का एरिया बहुत बड़ा है इसके मुकाबले में। अगर ऐसा मान लिया जाए तो भाई साहब A1 डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया, न्यूमिनेटर बहुत छोटा हो गया, ये पूरा फ्रैक्शन तकरीबन 0 हो जाएगा, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। तो V1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0, और यहां से वो मानते हैं कि V1 का वैल्यू तकरीबन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब अगर ऐसा माना जाएगा तो ये वाली एक्सप्रेशन भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, इस वाली एक्सप्रेशन को भी देख लो, मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं इसको। V2 विल बी इक्वल टू, समझना जरा गौर से बात को, A1 तो अपनी जगह पे रहेगा जो कि बहुत बड़ा है, इसको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पे मैंने PA माइनस PB की जगह पे लिख दिया रो GH। सर ये भी क्या अजम्पशन की बेस पे लिख रहे हैं? नहीं, ये तो एक्चुअल फॉर्मूले में भी आप डाल सकते हो, जहां पे भी PA माइनस PB आएगा वहां पे आप रो GH डाल सकते हो। ये अजम्पशन की बेस पे नहीं है, ये तो मैंने प्रैक्टिकल सिनेरियो बताया ना, ये ऐसे ही होता है, ये एक्चुअल में ऐसे ही है, ये अजम्पशन की बेस पे चल रहा है। ये तो रो GH आपका प्रेशर डिफरेंस है A पॉइंट और B पॉइंट का, वो चाहे ये एरिया बड़ा हो छोटा हो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा डजंट मैटर, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी रो GH। ये ध्यान में रख लेना बात, ठीक है। अपॉन में ये आ गया रो A1, तो भाई साहब एज इट इज था A1 स्क्वायर माइनस, भाई साहब आप नोट करो ये जो A2 है ये तो बहुत छोटा है A1 के मुकाबले में, तो मैं इसे 0 कर दूंगा। जब 0 कर दिया तो भाई साहब ये वाला फैक्टर तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे पॉइंट समझ में आ रहा है। ये रो से रो मर गया, समझना। A1 स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट से बाहर आएगा तो भाई साहब A1, ये वाला A1 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो A1 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया, 2GH, A1 से A1 मर गया। तो ये मेरा बेटा आपके पास ना वेंचुरी रिलेशन के अंदर एक ये एक्सप्रेशन भी आती है, बट एक चीज का ख्याल कर लेना, ये एक्सप्रेशन मैंने क्या मानते हुए ड्राइव करी है, पॉइंट ध्यान में रखना। क्या माना है, ये माना है कि भाई जो वाइडर सेक्शन है वो बहुत वाइड है, जो नैरो सेक्शन है वो बहुत नैरो है, तो ये एरिया इससे बहुत ज्यादा है, तो ये तकरीबन 0 हो गया V1 वाली वेलोसिटी, ठीक है। और फिर हमने इसको लेके चले तो हमने A2 को A1 के सामने तकरीबन क्या अज्यूम कर लिया कि A1 क्या है, 0 है, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। और PA माइनस PB को आप हर जगह पे रो GH रख सकते हो, पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखो मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं वेंचुरी रिलेशन को लेकर। आपने वीडियो को पॉज करना है और सवाल को अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके नोट्स में भी शामिल किए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, वो आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। If the pressure difference between the 2 points is this, what is the speed of the liquid in the tube? क्या सवाल पढ़ने के बाद आपको कहीं यह समझ में आ रहा है कि वो जो स्पीड है वो वाइडर सेक्शन में बोल रहा है या नैरोअर सेक्शन में? नहीं, वो आपसे सिर्फ बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहा है कि जो आपके पास A1 है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किसके मुकाबले में, A2 के मुकाबले में, विच मीन्स V1 बहुत ज़्यादा छोटा होगा किसके मुकाबले में, V2 के मुकाबले में। तो इसने V1 को ऑटोमेटिकली क्या अज्यूम कर लिया, 0 अज्यूम कर लिया। तो आपसे वो V2 निकालने के लिए बोल रहा है, और V2 का हमने अभी अभी ताज़ा फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला, V2 हमारे पास था A1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, या सॉरी अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2 × PA माइनस PB जो हमारा मेन फॉर्मूला था, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, रो A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, नो इश्यूज, आप बर्नौलीज प्रिंसिपल इस्तेमाल कर लो। PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। तो भैया हाफ रो VA स्क्वायर उड़ जाएगा, PB को यहां ले आओगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यही एक्सप्रेशन आपके पास उठकर आ रही होगी। और ये A1 और A2 का रिलेशन कैसे आता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। V1 A1 विल बी इक्वल टू V2 A2। पॉइंट समझ में आ गई बात की, ठीक है।
यही रिलेशन हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा। और इसके अंदर अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाह रहे हो तो हमें पता है A1 A2 के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो A2 को इसने तकरीबन क्या अज्यूम कर लिया, 0 अज्यूम कर लिया। जब A2 को 0 ले लिया तो भाई साहब ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म। जब आप वो लगाओगे ना, अपना रिलेशन अप्लाई करोगे, तो इसमें ये सब चीज़ डायरेक्ट आ जाएगी अगर आप रिलेशन के थ्रू जाओगे तो, ठीक है। A1 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो भाई साहब A1 का स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो A1 हो जाएगा, ये रो बच जाएगा, अपॉन में यहाँ A1 आ जाएगा, A1 से A1 मर जाएगा और ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, V2 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय PA माइनस PB अपॉन में क्या आ रहा है, रो। मैंने आपको ये सारे स्टेप करके दिखाए हैं। पहले पूरा रिलेशन लिखा, रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, फिर A2 को 0 अज्यूम किया। आपने स्टेप सारे मेंशन करने हैं अगर बोर्ड लेवल पे काम कर रहे हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो ई कैट एमडी कैट लेवल की, डजेंट मैटर, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए बस कि काम हुआ कैसे, ठीक है। चलो अब क्या करना है भाई, वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग मोर नथिंग लेस। आपको क्या कहते हैं, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁴। डायरेक्टली PA माइनस PB की वैल्यू दे दी, 4 × 10⁴ अपॉन में रो। डेंसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड कितनी दी है, 8 × 10⁻3। सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई साहब 2 4 8, 8 से 8 मर गया, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो जनाब ये बचेगा 10⁻1, क्योंकि 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 3.1 3.2 समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात की कि कैसे आपका एग्जामिनर ना सवाल में कुछ कहे बगैर बाय डिफॉल्ट अजम्पशंस लेके चल रहा होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये सवाल हमारे पास माजी में आया हुआ है ETEA 2007 में। अब ये सवाल देख के आपको बिल्कुल टॉरिसेलिस थ्योरम की तरह समझ में आएगा कि ना एक्चुअल बात पढ़ना जरूरी क्यों होता है। अब देखो इसके अंदर से देखो, अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बात पढ़ा देता कि हाफ रो VA स्क्वायर को हमेशा उड़ा दिया जाए क्योंकि भाई उस पॉइंट की वेलोसिटी बहुत कम है, तो ये गलत है। क्यों गलत है ये देखो, इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा हो जाएगा। कहता है फ्लो ऑफ ब्लड इन लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थीटाइज्ड डॉग। एनेस्थीटाइज्ड डॉग कौन सा है, जिसको आपने एनेस्थीसिया दिया हुआ है, कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ मसला होगा डॉग के साथ। वैसे भी तो एनेस्थीसिया लोगों को दिया जाता है ना ऑपरेशन करने के लिए। तो एनेस्थीटाइज्ड डॉग है, एनेस्थीटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर। आपने उसकी आर्टरी निकाली है और वेंचुरीमीटर आगे कनेक्ट किया है। तो कहता है वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज एरिया 16 mm स्क्वायर इक्वल टू दैट ऑफ आर्टरी। आपने जहां से आर्टरी कनेक्ट करी है ऐसे वेंचुरीमीटर से, तो वेंचुरीमीटर का जो वाइडर पार्ट है, ब्रॉड पार्ट है, उसका एरिया और आर्टरी का एरिया एक बराबर है 16 mm स्क्वायर। एरिया ऑफ नैरोअर पार्ट, आगे जाके जो वो वेंचुरीमीटर शॉर्ट हो रहा है, नैरो हो रहा है, पतला हो रहा है, उसका एरिया दिया 8 mm स्क्वायर। प्रेशर ड्रॉप दे दिया 24 पास्कल का है। इस पॉइंट और उस पॉइंट के दरमियान में स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी पूछ रहा है। अब आर्टरी कहां लगी हुई है, वाइडर पार्ट पे। यहां पे भाई साहब ने वाइडर पार्ट के वेलोसिटी को सीधा 0 कर दिया था। यहां पे वो आपसे स्पीड ऑफ ब्लड ही कहां पूछ रहा है, वाइडर पार्ट की पूछ रहा है। सर कैसे पता चला वाइडर पार्ट की पूछ रहा है, बच्चे क्या कनेक्ट हुई हुई है, आर्टरी कनेक्ट हुई हुई है। गेटिंग माय पॉइंट, आर्टरी कहां लगी हुई है, पढ़ो जरा। वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज इक्वल टू दैट ऑफ आर्टरी। अबे तो भैया आर्टरी का जो एरिया है वही वाइडर पार्ट के बराबर है, तो वहीं से कनेक्ट होगा ना। अगर इसको नैरो पार्ट से कनेक्ट करेंगे तो ब्लड तो बेचारे का ऊपर से गिर जाएगा, वो बचेगा कहां पे फिर। पॉइंट समझ में आ गया सवाल आपको। अब इसके अंदर आप वो अजम्पशंस क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे एरिया इससे बहुत बड़ा नहीं है, हाफ का ही फर्क आ रहा है, 0.5। जो नैरो पार्ट है उसका एरिया कितना आ रहा है आपके पास, इसका एरिया कितना आ रहा है आपके पास, इसका एरिया आपका 50% है उसके मुकाबले में। पॉइंट समझ में आ गया। क्या करेंगे भाई, आपको पता है, आप अपनी बर्नौली इक्वेशन लगा लो, PA प्लस हाफ रो VA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मुझे A पार्ट का चाहिए, और A पार्ट में यहां पे किसे कह रहा हूं भैया, यहां पे अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये मेरा वेंचुरीमीटर था, इसके अंदर इस पार्ट को मैं A पार्ट कह रहा हूं, वाइडर पार्ट को, इस पार्ट को मैं B पार्ट कह रहा हूं। मुझे A पार्ट की वेलोसिटी चाहिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लड इन द आर्टरी, और आर्टरी यहां पे कनेक्ट हुई हुई है, डॉगी की आर्टरी यहां कनेक्ट करी है उन्होंने वेंचुरीमीटर के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे वो चाहिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करूंगा, तो भाई साहब यहां का एरिया A1 और यहां की वेलोसिटी VA और A2 मल्टीप्लाई बाय VB। पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे VB की एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ VA। VB की देखो समझना जरा गौर से, VB को अगर मैं यहां लिखता हूं तो बनेगा भैया A1 VA डिवाइडेड बाय
A2 यही बनेगा। अगर मैं यहाँ पे ये VB की वैल्यू लाके यहाँ डालूंगा तो सिर्फ एक्सप्रेशन में VA बच जाएगा ना, और मुझे चाहिए भी क्या, VA। समझ आ रहा है? ये मैंने VB की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ VA क्यों निकाली, तो A1/A2 इंटू VA वैल्यू पुट कर देंगे। PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। तो रो एज इट इज रहा और VB स्क्वायर की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर VA स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, A2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करना है भाई, PB को यहां ले आओ, तो PA माइनस PB। सर क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता नहीं है, इसलिए ड्राइव करके बता रहा हूं कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज वहां चली जाएगी। आपने हाफ रो को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचता है, ये बच जाएगा A1 स्क्वायर VA स्क्वायर अपॉन में आ गया A2 स्क्वायर, और माइनस का आपके पास ये वहां चला जाएगा तो क्या आ जाएगा जनाब, VA का स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चे यहां तक की बात हमारे पास। अब देखो, अब यहां से आप VA स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हो अपने पास। अगर मैं VA स्क्वायर को भी यहां से कॉमन निकाल लूंगा, और से देखना यहां पे 1 बच जाएगा, ये मैंने VA स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मुझे क्या सब चीजें पता है वैल्यू निकालने के लिए। PA माइनस PB प्रेशर ड्रॉप मुझे कितना दिया हुआ है, 24 पास्कल, और पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। हाफ पता है। डेंसिटी ऑफ द ब्लड मुझे नहीं दी हुई, सवाल में वैसे गिवन थी ये डेंसिटी ऑफ द ब्लड है मेरे बच्चे 1.06 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर आपको याद कैसे है डॉगी के ब्लड की डेंसिटी बच्चे, क्योंकि मैंने ये सवाल आपको देने से पहले खुद सॉल्व किया था, इसलिए मुझे याद है। ठीक है, ये सवाल में गिवन थी पर, ठीक है, मैं लिखने में भंड मार दिया होगा। ये गिवन है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, A1 इधर का एरिया, A2 इधर का है। A1 देखो आपको गिवन है 16, A2 गिवन है आपको 8। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, अंडर रूट लेंगे, VA आ जाएगा। VA आपका कोई रफली 0.12 मीटर पर सेकेंड के अराउंड आ रहा होगा। ये आपका टास्क है, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस और हैं। अच्छा, वेंचुरी मीटर के मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं बच्चे, वो लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले चिमनी की एप्लीकेशन देख लेते हैं। चिमनी क्या है जहां पे आपके पास ना गर्म हवा या स्मोक जो होती है वो बाहर की तरफ निकल रही होती है। ऐसा कैसे होता है, मान लो बच्चे ये हमारे पास जो है ना वो चिमनी है। ठीक है, ये समझना हमारे पास चिमनी है। 2 रीज़न होते हैं गर्म हवा के इस चिमनी से बाहर जाने के। एक रीज़न, जो गर्म हवा होती है ना उसकी डेंसिटी कम होती है, तो जब डेंसिटी कम होती है उसमें लगने वाला जो अपथ्रस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपकी गर्म हवा क्या होती है, बाहर चले जाती है। हमें ये बात पता है कि जो लेस डेंसर चीज़ें होती हैं वो ऊपर आती हैं, जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे जाती हैं। पानी में भी ऐसे ही होता है। पानी में आप कोई ऐसी चीज़ डालो जिसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम है तो वो ऊपर रहेगी। वजह क्या होती है, वजह ये होती है भैया, ये देखो इधर समझना। ये मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाल दिया, अभी इस पर 2 फोर्सेज लगती हैं, एक अपथ्रस्ट है, एक इसका क्या है, वेट है। अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा और वेट कम होगा तो भाई साहब वो ऊपर जाएगा, वेट ज्यादा होगा अपथ्रस्ट कम होगा तो वो नीचे आ जाएगा। और ये दोनों डिपेंड करता है डेंसिटी पे। जो इसका वेट है वो इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, जो अपथ्रस्ट है वो पानी की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। समझ रहे बात के? अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, गौर से सुनना, पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो इसका वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा, और अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो अपथ्रस्ट जो कि पानी की डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है वो ज्यादा होगा और इसका वेट कम होगा, तो भाई साहब ये कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो चिमनी में ऊपर जाने का एक रीजन तो ये होता है, लेकिन हम यहां पे ये वाला रीजन तो जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो बर्नौली की क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो भाई वो रीजन ये होता है, चिमनी के ऊपर आपके पास जो हवा चल रही होती है ना, समझना गौर से, ये चल रही होती है तेज। क्यों? ऊपर है ना, तो हवा तेज चल रही होती है। हवा तेज से क्या होता है, यहां पे स्पीड ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली मेरा बेटा प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सही। अब यहां पे आपके पास चिमनी के अंदर आपने यहां पे जो भी कुछ आग वाग जलाई हुई है, जो भी कुछ आप काम कर रहे हो, यहां पे गर्म हवा मौजूद है। अब यहां पे आपके पास जो भी इस जगह पे एयर मौजूद है, ये तो अपना नॉर्मल स्पीड पे चल रही है। ये यहाँ पे मतलब चिमनी के ऊपर हवा तेज चल रही है, यहाँ नीचे थोड़ी हवा तेज चल रही है, नीचे तो नॉर्मल स्पीड है, तो नीचे स्पीड कम है और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ से हाई प्रेशर पुश करता है गर्म हवा को या स्मोक को कि वो कहाँ जाए, लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो की तरफ। ये आपका चिमनी का फंक्शन है। चिमनी ऐसे काम करती है। लोगों के घरों में भी चिमनी होती है, आपने देखा है। हमारे यहाँ तो खैर इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन बाहर मुल्क में, इंग्लैंड वगैरह में जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ उन्होंने घर में भी चिमनी बनाई होती है। तो घर के अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो
ज्यादा है बाहर के मुकाबले में, क्योंकि बाहर तेज हवा चल रही है। तेज हवा की वजह से प्रेशर क्या हुआ हुआ है, कम हुआ हुआ है चिमनी के टॉप पे। तो अंदर से ज्यादा प्रेशर से हवा क्या करती है, उसे गर्म को बाहर फेंक रही होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है, समझ आती है बात की, ठीक है। अब ये हमारे पास दो एप्लीकेशन है, एक फिल्टर पंप है, एक एटोमाइजर है। जो हमारा फिल्टर पंप है इसका काम क्या है, इसके साथ जो भी चीज कनेक्ट हुई हुई है यहां पे वैक्यूम क्रिएट करना या एयर को यहां से सक आउट करना, एयर सक्शन पंप के तौर पे काम करना। कैसे करता है भाई, यहां से आपके पास पानी आता है, ये ट्यूब है जिससे आपके पास पानी आ रहा है। आगे गौर से देखो, आगे आपने पानी को निकलने का रास्ता बहुत बारीक कर दिया, पतला कर दिया। जब आपने निकलने का रास्ता बारीक कर दिया, एज पर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो भाई साहब एरिया बहुत कम कर दिया तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वेलोसिटी के बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने साथ में जो भी इक्विपमेंट कनेक्ट किया हुआ है, जो भी चीज कनेक्ट करी हुई है जहां से एयर को बाहर आना है, तो वहां पे तो ये सब कुछ नहीं हो रहा, तो वहां पे जो V है वो नॉर्मल होगा। एयर के मॉलिक्यूल जिस भी स्पीड से मूव कर रहे हैं वो नॉर्मल होगा, वो इसके मुकाबले में कम हो जाएगी। और यहां पे जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आ रही होगी, तो ये जो एयर और ये जो इसका स्प्रे है वो मिलकर यहां से बाहर जा रहा होगा। पॉइंट समझ में आ गया। फिर सुन लो और से, भाई पानी यहां से आया आपके पास, आपने आगे जाके उसका नोजल क्या कर दिया, बारीक कर दिया। अब इससे क्या हो रहा है, पानी बेचारा फंस फंस के निकल रहा है। जब आपने एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी को बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। एज पर बर्नौलीज इक्वेशन अभी पढ़ी हमने। तो एयर जहां पे भी मौजूद है, यहां पे साथ में आपने जो इक्विपमेंट कनेक्ट किया हुआ है जहां से एयर सक आउट करनी है, यहां पे तो प्रेशर नॉर्मल है अपना, क्योंकि यहां ऐसा कोई गेम नहीं चल रहा। तो यहां पे एयर हाई प्रेशर से कहां आएगी, लो प्रेशर की तरफ, और एयर सक हो रही होगी और यहां पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा होगा। ये आपका एटमाइजर है, इसको हम लोग फुसफुस वाला परफ्यूम कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, ठीक है। ये उसका एयर बल्ब है, इसको अच्छी जबान में एयर बल्ब कहते हैं, हम लोग फुसफुस कहते हैं। ऐसे प्रेस करते हैं तो यहां से आपके पास छोड़ते हैं तो एयर जो है वो स्पीड से जाती है आगे। अब इससे क्या होता है समझना, जैसे ही आपने इसे एक बार प्रेस करा, ये आपने वो जो पुराने जमाने में मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर आते थे, स्फिग्मोमैनोमीटर वो होता है जो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइस होती है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो भी बर्नौलीज इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है, लेकिन वो मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, वो अगले लेक्चर में होगा, क्योंकि उसकी बहुत साइंस है, ठीक है। उसमें हम पूरा देखेंगे कि आपके पास ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ने से क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब देखेंगे डिटेल से। वो अगला लेक्चर होगा हमारा, ठीक है, मतलब लास्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें आपने देखा है वो जो आप ऐसे प्रेस करते हो उससे प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, तो ये कुछ उसी तरह का है। अगर मैं इसको दबा के छोड़ूंगा तो यहां से आपके पास जो हवा है वो क्या होगा, तेजी से जाएगी, तेजी से जाएगी। अब आपने यहां पर इसका जो एरिया मजीद कम कर दिया, पहले ही उसकी स्पीड तेज थी, यहां पे इसकी स्पीड मजीद क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी हवा की आगे जाने की। तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई लोग, कम हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, जो हवा यहां से जाएगी उसका प्रेशर कम हो गया और वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा। अरे भैया फिर समझो, आपने इसे दबा के छोड़ा, एयर यहां से जा रही थी, आपने इसका क्रॉस सेक्शन भी कम कर दिया। अगर आप ये ना भी करते तब भी यहां से हवा तेजी से ही जा रही है, क्योंकि आपने इसको दबाया तो एयर जो है वो तेजी से गई आगे। तो यहां पे आपके पास लो प्रेशर पॉकेट डेवलप हो गई। अब ये आपका स्टोरेज टैंक है, इसके ऊपर यहां जो खाली जगह है यहां पे यकीनन एयर जो है कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। बट समझ में आ रहा है, कुछ प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर। अब यहां पे लो प्रेशर है, यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो यहां का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी तो भाई यहां पे भी एयर के पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, लेकिन उसकी वेलोसिटी नॉर्मल होगी और यहां पे वेलोसिटी तेज है। तो यहां पे लो प्रेशर है और यहां पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपका लिक्विड है वो यहां से क्या करेगा, राइज करेगा और अल्टीमेटली ऐसे एयर के साथ फ्लो करता हुआ बाहर जाएगा और स्प्रे की फॉर्म में बाहर आएगा। पॉइंट समझ में आया। फिर सुन लो, आपने इसे प्रेस किया, एयर आगे गई, तेजी से गई, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया। बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर कम होने से क्या हुआ, लो प्रेशर पॉकेट डेवलप हो गया। यहां जो एयर है उसका तो नॉर्मल प्रेशर है, यानी कि इसके मुकाबले में हाई हो गया। तो भाई साहब इसने पानी को पुश किया, पानी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा और बाहर आ जाएगा, एयर के साथ ही बाहर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आता है, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, दैट इज मैग्नस इफेक्ट, या जिसको आप कहते हो स्पिन ऑफ अ बॉल। समझने से ताल्लुक रखती है और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। देखो भैया, मान लो मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैंने फेंका, लेकिन किस तरह फेंका, गौर से सुनना। इस बॉल को मैंने ऐसे फेंका कि ये बॉल ऐसे रोटेट करती हुई जा रही है, समझना। बॉल को ऐसे नहीं फेंका, ठीक है, ये समझो इसको, अगर तुम ऐसे समझाऊं, ये मान लो मेरा बेटा, मेरे पास बॉल है, मेरी ये बॉल है, ठीक है, ऐसी बॉल होती है आजकल। ये बॉल ऐसे नहीं जा रही,
आगे तो जा रही है लेकिन ऐसे नहीं जा रही, बॉल ऐसे गोल 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 घूमती हुई आगे जा रही है, ऐसे गोल 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 घूमती हुई आगे जा रही है। सही। अब जब बॉल आगे जाएगी भाई साहब तो एयर का काम क्या है, इसे रेजिस्ट करना। तो भाई साहब ये एयर चल रही है, ये क्या चल रही है, एयर चल रही है। भैया एयर का काम क्या होता है, रेजिस्ट करना। तो भाई साहब ये क्या चल रही है, एयर चल रही है। सही, एयर चल रही है। सर एयर यहां क्यों चल रही है, क्योंकि बॉल आगे जा रही है। बॉल, आप जब भी फ्लूइड में जहां भी फ्लो करते हो, फ्लूइड का काम क्या होता है, आपके मोशन को रेजिस्ट करना। तो भैया बॉल आगे जा रहा है, ऐसे गोल 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 घूमता हुआ आगे जा रहा है और हवा यहां चल रही है। पॉइंट समझ में आ गया। अब समझना, यहां पे गौर से देखना, यहां पे जो मेरा बेटा, यहां पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स या एयर की लेयर्स जो बॉल के साथ इंटैक्ट आएंगी, यहां पे मैं कह सकता हूं इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों, देखो सोचो बच्चे, ये जो आपके पास एयर चल रही है, मान लेते हैं एयर की स्पीड है v। एयर की स्पीड क्या है, v स्पीड है। जो बॉल घूम रही है, बॉल की स्पीड है, कोई भी स्पीड है बॉल की जिससे बॉल घूम रही है, मिसाल ले रहे हैं, थोड़ी देर में समझ में आएगी सारी बात। मैं कह रहा हूं जो एयर यहां पे इंटैक्ट आएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों, देखो एक तो एयर की अपनी स्पीड, दूसरा जब वो बॉल के साथ इंटैक्ट आई तो बॉल भी इसे पकड़ के आगे घुमाने की कोशिश करेगी। सोच के देखो, हमने ये बात स्टोक थ्योरम में पढ़ी थी। जैसे ही कोई स्फीयर नीचे जाता है, अपने अगल बगल की लेयर्स को पकड़ के नीचे ले जाने की कोशिश करता है, तभी आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल उस पर ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स एक्सर्ट करते हैं। पढ़ाया था, सोच के देखो। ये जब आगे जा रहा है ऐसे गोल 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 घूमता हुआ, तो यहां पे जो एयर की लेयर इसके साथ इन कांटेक्ट आएगी, वो इस एयर की लेयर को अपने साथ खींचेगी। सर ये तो आगे लेके जाएगी ना। अरे भैया आगे तब लेके जाने की कोशिश करती, सुनना, आगे तब ले जाने की कोशिश करती जब ये घूम ना रही होती। अभी तो ये घूमती भी जा रही है। तो ये वाला जो बॉल का सरफेस है, ये जब इस लेयर के साथ इन कांटेक्ट आएगा, इसको इधर की तरफ एक फोर्स मिलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ या ना। इधर की तरफ क्यों फोर्स मिलेगी, क्योंकि बॉल खुद यहां घूम रही है। तो इसकी जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी यहां पे, वो बन जाएगी v प्लस आर ओमेगा। ये बात सोच के देखो, समझ आती है। यहां पे एयर की वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा। v तो इसकी वो वेलोसिटी है जिससे एयर वैसे ही फ्लो कर रही थी, और प्लस आर ओमेगा इसके घूमने की वजह से आ गई, क्योंकि ये बॉल अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। अच्छा, यहां पे नीचे उल्टा हो रहा होगा। नीचे क्यों उल्टा हो रहा होगा, देखो भाई साहब, ये बॉल जब घूम रही है तो यहां पे गौर से सुनना, इस पॉइंट के ऊपर जो एयर इंटैक्ट आएगी वो रगड़ का काम करेगी, ड्रैग का काम करेगी। क्यों, इसलिए कि जो बॉल है वो कहां जा रही है, आगे। इस पॉइंट पे वो घूम भी ऐसे रही है और एयर ऐसे जाना चाह रही है। समझ आ रही है, बॉल ऐसे घूम रही है, एयर ऐसे जाना चाह रही है। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी एयर के लेयर की, वो हो जाएगी v माइनस आर ओमेगा। सोच के देखो, हाँ या ना। अरे भैया देखो, यहां पे v प्लस आर ओमेगा क्यों हो गई, v इसकी अपनी, आर ओमेगा इसने दे दी। v से तो ये चल रहा था, आर ओमेगा इसको मजीद पकड़ के घसीट लिया। v माइनस आर ओमेगा क्यों, क्योंकि भाई v से तो ये चल रही है, आर ओमेगा से ये आगे जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कम हो गई, यहां रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐड हो गई। तो आपको ये चीज नजर आ रही है कि आपके पास ऊपर वाली साइड पे जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी टोटल बढ़ रही है, और नीचे वाली साइड पे जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी टोटल क्या हो रही है, कम हो रही है। ऊपर आपको ऐसा लगेगा, आप जब किताब वगैरह देखोगे तो ऊपर ऐसा लगेगा कि ऊपर आपकी जो लाइंस हैं वो करीब करीब आ गई हैं, क्राउड हो गया करीब, और नीचे वाली लाइंस क्या हो गई हैं, दूर दूर हो गई हैं। क्राउड वाली लाइंस का मतलब वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा। अभी वेंचुरीमीटर में देखा था, जहां लाइंस करीब करीब आती हैं वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जहां लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहां वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब समझना, यहां से जो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो कम है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। F को डिफाइन कर सकते हैं P मल्टीप्लाई बाय A, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा है, और ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कम है, यानी कि नेट फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो समझना, इस बॉल को यहां जाके गिर जाना चाहिए था, ये बॉल यहां गिरने के बजाय कहीं आगे जाके गिरेगी। पॉइंट समझ में आया, स्पिन का कॉन्सेप्ट, हाँ या ना। देखो फिर सुन लो, और ये जो बॉल घूम रही है ये अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमती हुई जा रही है आगे, तो जहां इसे गिरना चाहिए था उससे आगे जाके गिरेगी। अब सोचो, अगर यही बॉल ऐसे घूम रही होती, यही बॉल ऐसे घूम रही होती, समझना गौर से, यही बॉल ऐसे घूमती होती, ऐसे घूमती है बॉल,
ऐसे घूमने से क्या होता भाई, बॉल आगे जा रही है, आगे जाने से क्या होता, आपके पास जो एयर है उसका काम तो रेजिस्ट करना ही है ना, एयर तो पीछे की तरफ आएगी। अब जो एयर के पार्टिकल्स ऊपर इंटैक्ट आएंगे, ऊपर, वो ऐसे जाना चाह रहे हैं, बॉल इस पॉइंट पे पकड़ के ऐसे घुमाना चाह रही है, इनकी वेलोसिटी हो गई v माइनस आर ओमेगा। जो नीचे इन कॉन्टैक्ट आएंगे, एयर भी ऐसे जाना चाह रही है, इस पॉइंट पे बॉल भी ऐसे ही घूम रही है, तो यहां वेलोसिटी हो गई v प्लस आर ओमेगा। नीचे की वेलोसिटी ज्यादा, ऊपर की वेलोसिटी कम। बर्नौली कहता v कम होगा तो प्रेशर ज्यादा, यहां पे v ज्यादा होगा तो प्रेशर कम। अब नीचे की तरफ लगने वाला प्रेशर हो गया ज्यादा, ऊपर की तरफ लगने वाला जो बॉल को ऊपर धकेल रहा है वो प्रेशर आपके पास क्या हो गया, कम हो गया। तो नेट फोर्स कहां एक्ट कर रही है, नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अगर बॉल को यहां गिरना चाहिए था तो बॉल कहीं पीछे ही गिर जाएगी। इसे कहते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती भी जा रही है तो फ्लाइट प्रोलॉन्ग हो जाएगी, फ्लाइट लंबी हो जाएगी, दूर जाके गिरेगी। अगर क्लॉकवाइज घूमती भी जा रही है तो फ्लाइट शॉर्टन हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया। ये था हॉरिजॉन्टल एक्सिस के गिर्द। अगर वर्टिकल एक्सिस के गिर्द घूमेगा, आप सोच के देखो, यहां बना नहीं रहा, ऐसे घूमती भी जा रही है, सोच के देखो, ये वर्टिकल एक्सिस पे स्पिन हो रही है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट में ऐसे गोल 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 घूमती भी जा रही है। अब अगर ऐसे घूम रही है तो क्या होगा, हवा सामने से आ रही है, ठीक है, इस साइड पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इस साइड पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, हवा ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है इधर से, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा और वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, बोलो भाई हाँ या ना। ये आपके पास था मैग्नस इफेक्ट, या इसे कहते हैं स्पिन ऑफ अ बॉल। आपने शायद कभी देखा होगा जो फुटबॉलर्स किक करते हैं, वो कभी देखा है बॉल हवा में स्विंग होती हुई जाती है, तो वो भी यही काम कर रहे होते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो हमारी अगली एप्लीकेशन है दैट इज एरोफॉइल। आपका जो हवाई जहाज उड़ रहा होता है उसका डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है, गौर से देखना। एरोप्लेन का जो डिजाइन होता है ना बच्चे, वो कुछ इस तरह से डिजाइन बनाया जाता है कि आपके पास ना उसकी शक्ल कुछ इस तरह की नजर आ रही होती है। अगर आपने देखी है, इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है जब आपके पास एयर फ्लो करती हुई जाती है ना, तो यहां पे तो देखो आपके पास एयर को कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो एयर फ्लो करती हुई आ रही है उसको आप यहां से गुजार रहे हो, यहां से जो आ रही है इसे भी यहां से गुजार रहे हो, यहां से जो आ रही है इसे भी यहां से गुजार रहे हो, यहां से जो आ रही है इसे भी यहां से गुजार रहे हो। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि आप एयर को फोर्स कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो कि ऊपर वो ज्यादा क्राउड में आ जाए, या स्ट्रीमलाइंस करीब होके जाए, या फ्लूइड पार्टिकल्स करीब होके जाए। आप ऊपर एयर की क्राउडिंग बढ़ाना चाह रहे हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, नीचे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भैया जहां स्ट्रीमलाइंस करीब होती हैं वहां वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जहां स्ट्रीमलाइंस दूर होती हैं वहां वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है भैया, जहां करीब है इसका मतलब वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तेजी से गुजरेंगी। और बर्नौली प्रिंसिपल के तहत प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो नीचे से ऊपर लगने वाला प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर से नीचे लगने वाला प्रेशर कम होता है। इसकी वजह से आपका हवाई जहाज हवा में अपना वेट सपोर्ट कर पाता है। पॉइंट समझ में आ गया। ये था एरोफॉइल। अब दो सवाल देखते हैं और इसका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल पढ़ो क्या कहता है। देखो भाई साहब, सवाल हमें ये कहता है, एन एरोप्लेन विंग इज डिजाइन सच दैट द स्पीड ऑफ एयर। ये आपने एरोप्लेन का विंग देखो इस तरह से डिजाइन किया है जो मैंने अभी बना के दिखाया था, ठीक है, आगे से ऐसे गोल सा ऐसे उठा हुआ सा, such that the speed of air across the top of the wing is 450 meter per second and speed of air below the wing is 410 meter per second. What is the pressure difference between the top and bottom of the wings? आपने बताना ये प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। तो भाई आपको ये बात पता है, जो आपका प्रेशर डिफरेंस है PA minus PB, this will be equal to half rho VB स्क्वायर माइनस का VA स्क्वायर। सर ये आपने कैसे निकाल लिया, देखो भैया, A को मैं मान के चल रहा हूं कि A मेरे पास क्या है, A को मैं मान के चल रहा हूं मिसाल के तौर पे A मेरे पास है टॉप और B मेरे पास क्या है बच्चे, B मेरे पास है बॉटम। या इसको बॉटम कर लो ताकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए ना। इसको मान लो ये बॉटम है क्योंकि नीचे का प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब ज़रा यहाँ समझो, जो बात मैंने अभी बताई थी वो फिर बता रहा हूँ। देखो गौर से, ये हमारे विंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ गया,
ठीक है। अब आपको पता है ऊपर आपने लाइंस को करीब करीब गुजारा है, तो ऊपर वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या है, कम है। विंग के ऊपर का प्रेशर जो ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऐसे लगने से क्या मुराद है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और नीचे की जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या है, कम है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब मैंने कहा प्रेशर एट द बॉटम, इस जगह को मैंने ए पॉइंट कह दिया और इस जगह को मैंने, ऊपर वाले को मैंने बी पॉइंट कह दिया, ठीक हो गया। तो ये चीज आ गई। मैंने कहा प्रेशर एट ए पॉइंट प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो प्रेशर एट ए पॉइंट को वहीं रहने दिया, प्रेशर एट बी पॉइंट को उल्टे हाथ से यहां ले आया, ये भाई साहब वहां चले गए। ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्यों पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी बी पॉइंट की ज्यादा होगी और वेलोसिटी ए पॉइंट की क्या होगी, कम हो जाएगी उठ के, सही है। अब क्या करना है, आपने प्रेशर डिफरेंस आपको चाहिए, आपको वैल्यूज पता है सारी की सारी, देख लो भैया। हाफ रो कितना है, किसकी बात चल रही है, हवा में उड़ेगा ना हवाई जहाज, हवा की बात चल रही है, हवा की डेंसिटी ये दी हुई है 1.29 मल्टीप्लाई बाय, आपको टॉप ऑफ द विंग की स्पीड क्या दी हुई है, 450 दी हुई है, स्क्वायर आ गया, और दूसरे की नीचे की क्या दी हुई है, 410 दी हुई है। पॉइंट समझ में आ रहा है, यानी कि जो हवाई जहाज उड़ रहा है उसमें टॉप एयर की वेलोसिटी ये है, बॉटम की वेलोसिटी ये है, उसके डिजाइन की वजह से। आप यहां से निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रेशर डिफरेंस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। चलो अब इतना हिस्सा कॉपी कर लो जल्दी से, और अगला सवाल एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट कर लिया बच्चे, इस वाले का आंसर 22.19 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा होगा, ठीक है भैया। चलो अब देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद विंग एरिया, आपको दोनों विंग का एरिया मिला के दे दिया 50 मीटर स्क्वायर, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली इफ द वेलोसिटी ऑफ एयर ओवर द अबव सरफेस of the wing is this and that on the lower surface is this। आपको डेंसिटी ऑफ एयर भी बता दी। ये देखो, ये भाई साहब आपको पास हिसाब किताब है, इस पॉइंट को आपने कहा हुआ है पॉइंट ए, इसे आपने कहा हुआ है पॉइंट बी। आपको ये बात पता है यहां पे वेलोसिटी हमारे पास ज्यादा क्योंकि स्ट्रीम लाइंस आर क्लोज, प्रेशर आपके पास कम, यहां पे आपके पास वेलोसिटी कम, ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को, देखो क्या कहता है। अगर मुझे प्रेशर डिफरेंस चाहिए, प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, नेट प्रेशर जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सर नेट प्रेशर कैसे भैया, कुछ प्रेशर ऊपर से ऊपर की तरफ लग रहा है, कुछ नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लगने वाला ज्यादा है तो उसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाला, तो ये नेट प्रेशर है जो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि वेट को सपोर्ट कर रहा हैगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, भी सब हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं है कोई। अच्छा भैया अब क्या करना था, सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारे पास हाफ रो जनाबे वाला हाफ रो वी बी स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस का वी बी स्क्वायर। इसके तहत अगर देखते हैं तो भाई साहब यहां पे मेरे पास बी आएगा और यहां पे मेरे पास ए आएगा। अच्छा बच्चे इससे कंफ्यूज नहीं होना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये मैं यहां से देख के चल रहा हूं कि यहां मैंने इसे ए का, इससे मैंने बी का है, तो भाई ऊपर प्रेशर कम है इसलिए मैंने पी बी माइनस पी ए कर दिया, ताकि ये वाली जो क्वांटिटी आएगी ना बच्चे वो हमेशा कैसी आ रही होगी, पॉजिटिव आ रही होगी, बस और कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप पूरी बर्नौली इक्वेशन लगा लो, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर, दिख जाएगा पी बी ज्यादा है तो पी बी माइनस पी ए कर देना, ये चीज बन जाएगी हाफ रो वी ए स्क्वायर माइनस हाफ रो वी बी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो भाई साहब हाफ एज इट इज रहा, डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.29 मल्टीप्लाई बाय इफ द वेलोसिटी ऑफ एयर ओवर द अपर सरफेस ऑफ द विंग, अपर सरफेस ऑफ द विंग की वेलोसिटी कितनी दे दी आपको 150 और लोअर की कितनी दे दी 140, ठीक हो गया भाई। यहां से आपके पास प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सही। अब उसने कहा गया व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, समझना गौर से, मैक्सिमम वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट। क्या मैं कह सकता हूं ये जो आपने प्रेशर डिफरेंस निकाला है दिस इज बेसिकली द नेट प्रेशर जो कि अपवर्ड एक्ट कर रहा है, बोलो हाँ या ना। नेट प्रेशर क्या होता है, दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर, यही बेसिकली वेट को सपोर्ट कर रहा होगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं दिस इज नेट फोर्स पर यूनिट एरिया जो ऊपर एक्ट कर रही है, हाँ या ना। नेट फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है, पर मीटर स्क्वायर पे ये नेट फोर्स एक्ट कर रही है जो यहां से आएगी। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो मेरे बच्चे जरा कॉन्सेप्ट को फील करना, क्या मैंने ये नेट प्रेशर निकाला है, नेट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस बोले तो भाई जो लोअर विंग पे प्रेशर लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ और जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है इनका डिफरेंस ये आ रहा है। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया।
पर मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लग रही है वो ये आ रही है, और मुझे विंग एरिया इन्होंने दिया हुआ है, विंग एरिया कितना है 50 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बता सकते हैं आप कि आपके पास अपवर्ड नेट फोर्स कितनी लग रही है, बोलोगे यस सर। ये आपने क्या बताया था, नेट प्रेशर। नेट प्रेशर को मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द विंग, इसको वहां भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई साहब नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है, सर ऊपर ऊपर क्यों कह रहे हैं बार बार, नीचे से ऊपर लगने वाला प्रेशर ज्यादा है, ऊपर से नीचे लगने वाला प्रेशर कम है, वो ये आएगी 1870.5 मल्टीप्लाई बाय 50 जो विंग एरिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आता है मेरे पास कोई 9.3 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। ये मेरे पास आ रही है नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो कुल मिला के ताकत ऊपर लग रही है वो इतनी है 9.3 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। तो क्या मैं कह सकता हूं यही वो वेट है जो सपोर्ट कर सकते हैं। भाई जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही वेट होगा तो सपोर्ट रहेगा, अगर वेट बढ़ जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो भाई साहब ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस थी बर्नौलीज इक्वेशन को लेके जो मैंने आपसे डिस्कस करी, आपको सॉल्व कराई। एक एप्लीकेशन हमारी ब्लड फिजिक्स की कि ब्लड कैसे फ्लो करता है, हार्ट कैसे पंप करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर कैसे काम करता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये हमारा अगला लेक्चर रहेगा जो हम पढ़ेंगे। बायो वालों के लिए तो बहुत ही मजेदार होगा, ई-कैट वालों के लिए भी मजेदार होगा अगर उसमें से क्वेश्चंस आ जाए तो। ठीक है, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लेना और मुझे बताना कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी।